हेलो एवरीवन, दिस साइड सरा। आज जो हमारे एपिसोड 9 के गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उनके पास 15 सालों का 15 इयर्स का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को वो ट्रेन कर चुके हैं। उनके काम को 5 करोड़ से 5,000 करोड़ के बिग ब्रांड कंपनीज एंड ओनर्स द्वारा एप्रिशिएट किया गया है। जैसे मैं कुछ नाम बता देता हूं जिनके द्वारा उनको अप्रिशिएट किया गया है, जैसे बरमोरा, बालाजी, फॉग, रामदेव मसाला, ओप्पो, वीवो, जीटीपीएल, पीजे ज्वेलर्स, पुजारा मोबाइल्स, एसबीआई, कोटक, एलआईसी एंड मैनी मोर कॉर्पोरेट्स। 2 बुक्स के वो ऑथर भी हैं। उनका नाम है चिराग उपाध्याय। तो चलो अभी उनके साथ डायरेक्ट बात करते हैं। बेसिकली चिराग जी, जैसे आप लोगों को हमारी बात भी हो रही थी कि आप पैसे मैनेज करना सिखाते हैं, ग्रो करना सिखाते हैं और आप एक मनी कोच भी हैं। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई है कोई फाइनेंशियली कि बहुत ज़्यादा तंगी आ गई हो पैसे की? देखिए, हर इंसान जो सब्जेक्ट का कोच बनता है ना, हाँ, असल में उसकी लाइफ में वो सब्जेक्ट ने बहुत बड़ा पेन उसको दिया होता है, हाँ, तभी वो उसका कोच बन पाता है। तो मेरी लाइफ में भी फाइनेंस के बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए। हाँ, मैं ट्रेनर स्पीकर के रूप में बहुत सालों तक काम करता रहा, अलग अलग जगह पे, स्कूल्स में, कॉलेज में, सब जगह पे, लेकिन उतना पैसा नहीं बना पा रहा था। हाँ, तो एक टाइम आया जब मुझे अपनी ब्रांडिंग के लिए रिस्क लेना ही पड़ा, हाँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि आपको कोई और लॉन्च नहीं करेगा, अपने आप को ही आपको लॉन्च करना पड़ेगा। हाँ, वो कहते हैं ना सर, बैंक भी आपको तभी पैसा देती है हाँ, जब आप उसको प्रूव कर दे कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके हाँ, स्टेटमेंट रेडी है, आपका इनकम रेडी है, तभी बैंक आपको पैसा देगी, तभी आपको लोन देगी, राइट है। बिल्कुल। तो मुझे भी ये समझ में आया लाइफ में कि मुझे अपने आप को चैलेंज लेके लॉन्च करना ही हाँ, पड़ेगा। और जब मैंने अपने आप को लॉन्च किया, तो स्वाभाविक है कि पहली बार में ही किसी को सफलता मिल जाए जरूरी नहीं है, हाँ, ठीक है। तो एक टाइम लगा मेरे को, 3 4 5 6 महीने लगातार मैं ट्रायल करता हाँ, रहा। उससे पहले भी मैंने 2 बिजनेसेस किए थे जहां पे मैं ऑलरेडी लॉस में था। हाँ, और फिर तीसरी बार जब मैंने अपने आप को लॉन्च किया, खुद की ब्रांड बनाने के लिए लॉन्च किया, हाँ, तो 6 महीना स्ट्रगल किया। एंड आफ्टर 6 मंथ एक टाइम आया हाँ, जब मेरी वो सारी स्ट्रगल का मुझे एक्चुअली प्रेरणा मिलना स्टार्ट हुआ। हाँ, और फिर पब्लिक में से लोगों ने सवाल पूछना स्टार्ट किया कि सर, आप मनी कोच हैं, हाँ, तो आपने कितना पैसा बना लिया, हाँ, आपने कितनी नेटवर्थ बना लिया, हमको सिखाने निकले हो, हाँ, तो सर आपने कितना बनाया है। हाँ, तो वहां पे मैंने कहा कि मैंने 3 बिजनेसेस किए, हाँ, तीनों के अंदर मैं फेल हुआ। हाँ, ये मेरा जो अभी तीसरा वाला जो बिजनेस चल रहा है वो है अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग के पीछे। हाँ, और इसके अंदर भी मैंने 3 से 6 महीना फेल्योर का सामना किया, हाँ, और आज मैं आपके सामने हूं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैंने कोई बड़ी नेटवर्थ नहीं बनाई है, हाँ, लेकिन मैंने जो बनाया है, जो बनाने की जर्नी शुरू की है, वो शुरू आज मैंने करी है। अगर आज आप मेरे साथ, हाँ, 2015 में मैंने ये डायलॉग बोला हाँ, था, अगर आज आप मेरे साथ ये जर्नी शुरू करते हैं, हाँ, तो 25 तक आते आते आप मेरी तरह सफल हो हाँ, जाएंगे। वरना फिर 25 में तो आपको मेरा यही प्रोग्राम अटेंड करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, हाँ, क्योंकि मैं इस टॉपिक को छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरा विजन क्लियर है, मेरा मिशन क्लियर है। तो यस, चैलेंजेस मुझे भी आई, फाइनेंस के प्रॉब्लम मुझे भी आए। मैं भी 6 7 साल तक चक्रव्यूह के अंदर फंसा रहा, फाइनेंस के। हाँ, और मैं यही टॉपिक लोगों को सिखाता हूं कि फाइनेंस के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं हम लोग। हाँ, अभिमन्यु फंस गया था ना हाँ, चक्रव्यूह में, हाँ, बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि हाँ, उसको निकलना नहीं आता था। हाँ, तो मैंने वो जर्नी करी, मैं खुद वो चक्रव्यूह के अंदर फंसा, मैं उसमें से बाहर निकला, और आज मेरी लाइफ का मिशन ये बन चुका है हाँ, कि मेरी तरह लाखों लोग, करोड़ों लोग जो चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं, हाँ, उनको प्रॉपर फाइनेंस का मैनेजमेंट सिखाना, बिजनेस का मैनेजमेंट सिखाना, सेल्फ मैनेजमेंट सिखाना, हाँ। और उनको चक्रव्यूह से बाहर निकाला। दैट इज माय मिशन। जो आपने चिरागी हम बात कर रहे फाइनेंशियल लॉसेस की बात कर रहे थे, आपने जब कोई बिजनेस शुरू किया तब ये पैसे की तंगी आई या पहले घर से आपको कोई तंगी थी? मतलब। देखो, पहले तो ऑलरेडी तंगी थी ही थी। हम्म, मैं कोई उतने बड़े परिवार से नहीं आता हूं कि मैंने कोई बड़े लेवल का मैं बैकबोन लेके हम्म, बैठा था। कॉलेज के टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तभी मुझे पता चल गया था कि मेरे फैमिली में उतना बड़ा पैसा नहीं है कि मैं चाहे उतने बड़े लेवल का स्टडी कर सकूं, फॉरेन जा सकूं, वगैरह वगैरह। हाँ, तो वो मैच्योरिटी मेरे में पहले से ही थी। हाँ, और बिकॉज ऑफ दैट मैच्योरिटी, 12th के बाद तुरंत ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, 12th के बाद जैसे ही कॉलेज में आया, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि समझ में आ गया था कि पैसों की दिक्कत तो है, हाँ, और बड़ी लेवल की लाइफ चाहिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, और नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ज्वाइन किया। हाँ, तो शुरुआत मेरा वही नॉर्मल था ही। और जब बड़ी दिक्कत की बात आई, वो आई 2011 12 13 14 के टाइम हाँ, पे, जब मेरी लाइफ में बड़े बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुए। हाँ, फिर उसमें से बाहर निकलने 2015 के अंदर मैंने खुद की पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना स्टार्ट किया।
जब ये प्रॉब्लम चल रही होती, मेरे एक और क्वेश्चन निकल के आया, तो आप तो तब माइंड में क्या चल रहा होता चिराग जी, जब ऐसे लॉस चल रहा होता? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। मुझे बताइए सर, जिस बंदे के ऊपर, मैं नंबर नहीं बोल सकता कितने अमाउंट का कर्जा था, बट जिस बंदे के ऊपर कर्जा है, लोगों की महीने की 2 महीने की सैलरी जितनी नहीं होती उतना तो खाली मैं इंटरेस्ट पे कर रहा था, उतना बड़ा कर्जा है। क्या तब कोई बंदा अपने पीछे लर्निंग के लिए ज्यादा खर्चा करने की सोच पाएगा? नहीं, बिल्कुल, उसका तो मैं वही सोच रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया। उस टाइम पे सर, उस टाइम पे मेरा हर साल का 3 लाख रुपए खाली बजट था खुद के पीछे कोर्सेज करने का। जब मैं ऑलरेडी कर्जे में था, जब मैं ऑलरेडी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहा था, जब मैं क्रेडिट कार्ड के स्वाइप करके रोटेशन चला रहा था, तब मैं हर साल अपने पीछे 3 लाख रुपए खर्च करता था लर्निंग के लिए। तो यही चीज ने मुझे उस टाइम पे पकड़ के रखा। जब लॉसेस आता है ना, तो आपने बोला कि माइंडसेट हमारा खराब होता है, सबसे पहले डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं अपने आप को ये बोलता था कि मैं तो ट्रेनर हूं सर, मैं ही अगर डिमोटिवेट हो जाऊंगा तो मैं लोगों को क्या मैसेज दे पाऊंगा सर? तो मुझे सबसे पहले तो अपने आप को वो लेवल पर लेकर आना है जहां पे मेरी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम है उसने मैंने खुद सामना करके पार किया है। ये मैसेज अगर मैं बना लिया अपनी जिंदगी में, तो मैं आने वाला टाइम पे जब मैं स्टेज के ऊपर जाऊंगा तो मैं वो लेवल का इंपैक्ट छोड़ पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, जब ये फेज चल रहा था तब मैंने रियल लर्निंग क्या किया कि मुझे आज भी लगातार लर्निंग करनी है, क्योंकि मैं फंसा इसलिए हूं ना कि मेरे पास जो आज नॉलेज है, अगर वो उतना बड़ा तुर्रम का जैसा होता तो मैं तो निकल चुका होता, फंसा ही नहीं होता। तो मुझे नया नॉलेज चाहिए, मुझे नया कुछ विजन चाहिए, नया पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा अपना। तो वो मैंने किया। संतोष नायर सर के मैंने लगभग उस टाइम पे 90+ डीवीडी को देख लिए। फिर मैंने डैन लॉक के जो सेल्स एंड मार्केटिंग के सेशंस होते थे वो मैंने अटेंड करना स्टार्ट किया। ग्रैंड कॉर्डन जो कि सेल्स मार्केटिंग के सेशंस होते थे, मैंने वो करना स्टार्ट किया। टॉनी रॉबिन के मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम जो भी अवेलेबल थे वो करना स्टार्ट किए। उसके अलावा टी हार्वेकर जो मेरे मनी का गुरु है, मेरा रोल मॉडल है टी हार्वेकर, उसके फाइनेंस के जो सेशंस होते थे, बिजनेस के सेशंस होते थे, वो मैंने करना स्टार्ट किया। 4G नया नया उस टाइम पे आया था, तो $297 $250 के आसपास के प्रोग्राम्स होते थे, तो मैंने वो करना स्टार्ट किया। तो जब ये टाइम था मेरा खराब, तब मैंने किताबों का सहारा लिया, ऑनलाइन डीवीडी का सहारा लिया और ऑनलाइन प्रोग्राम्स का सहारा लिया। और शायद इसी वजह से 7 साल में फंसा, लेकिन जब अपने आप को चेंज किया ना, तो मेरे को 1.5 से 2 साल लगे वो सारे चक्रव्यूह से बाहर निकलने। मतलब कोई अगर फाइनेंशियली अभी दिक्कत में है तो बुक्स पढ़ना जरूरी है, या मतलब क्या करे उस टाइम, मैं ये पूछना चाहता अगर कोई इंसान दिक्कत में है तो 1 लाइन में बता दो सर, आप दिक्कत में इसीलिए हो क्योंकि आपके पास वो लेवल का नॉलेज नहीं है। स्वीकार करके चलो। बिल्कुल। और इसलिए आपको उस टाइम पे पहला एक्शन क्या लेना चाहिए? कुछ ना कुछ नया लर्निंग शुरू करो। कुछ ना कुछ, बिल्कुल, कुछ ना कुछ नया लर्निंग, किताब पढ़ो या ऑनलाइन कोर्स करो या किसी के सरेंडर हो जाओ, गुरु बना लो किसी को, वो जो बोल रहा है वो करना शुरू करो, आंख बंद कर। बट ये करो, वरना आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये बड़ा मुझे आपका पॉइंट लगा कि अगर कोई मान लो 5 लाख पर मंथ नहीं कमा रहा है, इसका मतलब उसके पास वो नॉलेज नहीं है अभी तक। 100% सर, मान के चलो उसके पास वो नॉलेज नहीं है। हम लोग क्या मान के चलो, मेरे पास इतना बड़ा नॉलेज है कि मैं तो 10 लाख का बंदा हूं, मैं 20 लाख का बंदा हूं, ये तो मेरा टाइम खराब चल रहा है। अरे नहीं सर, कुदरत कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, याद रखना सर। कुदरत कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, वो आपको उतना ही देती है जितने की आप काबिल हो। क्योंकि ना ऐसा होता है, ये क्लियर स्टेटमेंट है। एक्चुअली माइंड में चल रहा होता है यार मैं 10 लाख कमा सकता हूँ, बट वो आपने कहा ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर मैं नहीं कमा रहा 10 लाख, इसका मतलब काम करना अभी बाकी है। 100% सर, बिल्कुल बाकी। अच्छा, इसी वजह से तो सर मैं 7 साल फंसा रहा। मेरी जर्नी आपको मैंने डिटेल में नहीं बताया, बट सिंपल, मैं आगे आप कुछ सवाल पूछेंगे मैं बताऊंगा अभी। बट 2010 में सर मैं नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित हो चुका था। नरेंद्र मोदी उस टाइम पे यहाँ पे सीएम थे, सीएम से पीएम के जाने की तैयारी में थे 2010 के साल में। तब मैं टॉप पे था सर। तब मैं गुजरात यूनिवर्सिटी और साइंस सिटीज में एज अ फैकल्टी ग्रुप में सेशन लेता था। और मेरे को मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने ट्रेन किया था वो इंटरनेशनली गोल्ड मेडल अचीवर्स बन चुके थे, जिनको मैंने ट्रेन किया था। तो मेरे पास टेस्टिमोनियल था, मेरे पास ब्रांडिंग था, मेरे पास मोदी जी के फोटोग्राफ्स थे मेरे साथ इवेंट्स को लेके, जो है वो सब कुछ था। तो मैं ये मान के बैठा था कि मैं तो तुर्रम खाऊं सर। और उसी चक्कर में मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया मैं लॉस में गया, दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया मैं लॉस में गया, तीसरा बिजनेस जब खुद की ब्रांड के पीछे डालना स्टार्ट किया अगेन मैं लॉस में गया। फिर एक टाइम आया जब मैंने स्वीकार किया कि मैं तुर्रम खा था, आज नहीं हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से जाने के लिए नया कुछ लेना पड़ेगा। मैंने वो एक्सेप्ट किया, अपने आप को आईने में देखा, एंड देन फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन आया।
जितनी भी ऑडियंस देख रही है, ये बड़ा मुझे बहुत बड़ा पॉइंट पॉडकास्ट शुरू होते ही बताया कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली किसी भी फील्ड में, जिंदगी में भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में सर 100%। एक्चुअली होता है कभी किसी को बीमारी हो जाती है, मान लो शुगर, एक्सेप्ट नहीं करते हम, एक्सेप्ट करके काम कर लो यार उस पर, है ना। जैसे डायरेक्ट सेलिंग को लेके आप मुझे कई सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो बोले सर मेरी टीम टूट गई। मतलब टीम किसकी वजह से टूटी? तो बोले सर वो ऐसा था, वो ऐसा था, प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे, कंपनी में दिक्कत थी, सब बहाने बताएंगे। मैंने बोला चल टीम टूटी उसके लिए तू 10 बहाने दे रहा है, लेकिन क्या तू ऐसे लीडर को जानता है? जो लीडर ऐसा होता है ना, उसका इतना प्रभाव है अपनी टीम के ऊपर कि अगर कंपनी बंद भी हो जाए ना, तो वे डाउनलाइन उसको छोड़ के नहीं जाते। बोले सर आप जहां जाएंगे वहीं पे हम आएंगे सर, आपको फॉलो करेंगे। ऐसे ऐसे लीडर भी आपने देखे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब सर आप बाहर जो बहाने बता रहे हैं कि इसकी वजह से टीम टूटी है, मैं आपको स्वीकार, मतलब आपको खुद को स्वीकार करना पड़ेगा। कहना चाहूंगा कि आपको पहले ये स्वीकार करना है कि मेरी वजह से टीम टूटी, कि मैं उसके साथ वो कनेक्शन नहीं बना पाया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ये ज्यादातर लीडर एक्सेप्ट नहीं करते ना, वहीं से प्रॉब्लम से टीम में स्टार्ट होती है। अमेजिंग जी। तो चिराग जी, बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि देखिए हर एक्सपर्ट की है ना अलग अलग पहचान होती है। कोई सिर्फ बोलकर इंस्पायर करता है ना, या कहीं कोई हाथ पर पकड़ कर गाइड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी नज़र में आपकी आइडेंटिटी क्या है, मतलब जो आपको बेसिकली बाकी लोगों से अलग करती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आइडेंटिटी, और ये मैं लगभग किसी भी कंपनी में कोई भी टीम के साथ, इवन कॉर्पोरेट्स में भी जब भी मेरा पहला सेशन होता है, तो मैं पहले सेशन में ही ये टॉपिक छेड़ता हूँ आइडेंटिटी का, कि आप अपने दिमाग में कौन से आइडेंटिटी लेकर चलते हो। जनरली क्या होता है, कोई भी इंसान एनवायरमेंट में, जिस एनवायरमेंट के अंदर पैदा होता है ना, वो एनवायरमेंट से उसे क्या मिलता है? बिलीफ सिस्टम। जैसे मान लो अगर आप चाइना में पैदा हुए होते तो आपको क्या मिलता? वहां के बिलीफ सिस्टम। ठीक है, अमेरिका में होते तो वहां के बिलीफ सिस्टम। अच्छा, जब बिलीफ सिस्टम जो है ना वो बार बार आप फॉलो करते हैं ना, तो वो आपके बिहेवियर में आ जाते हैं। और एक ही बिहेवियर जब बार बार आप करते हैं, तो वो बिहेवियर करना आपकी एबिलिटी बन जाती है। जैसे मान लो साइकिल चलाना शुरू में आपको नहीं आता था, आपने चलाया, साइकिल चलाने के एवरीडे के एनवायरमेंट में आप अगर आ गए, तो वो साइकिल चलाना आपकी बिलीफ में घुस गया कि मेरे को अब आने लगी है, गिरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बिलीफ में तो घुस गया। अभी वो करते करते आपके बिहेवियर में आ जाएगा। आप रोज 1 घंटा साइकिल चलाएंगे, और ये करते करते अब आपकी क्षमता बन जाएगी, एबिलिटी बन जाएगी कि अब मैं साइकिल चला पा रहा हूं। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर एनएलपी का एक टॉपिक जाता है जो कहता है कि आपका जब एबिलिटी बन जाता है, वो बिहेवियर में आने लगता है, अब यहां से आपके दिमाग में उस चीज को लेके आपके खुद के वैल्यूज एंड मोरल बनने लगते हैं। और आपके वैल्यूज एंड मोरल के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में आपकी आइडेंटिटी बनती है कि मैं कौन हूं। जैसे महात्मा गांधी जी ने, हमने बोला कि महात्मा गांधी जी इतने बड़े राष्ट्रपिता है वगैरह वगैरह, उनकी पहचान हम आज इस रूप में जानते हैं। लेकिन मुझे बताइए, 11:30 बजे रात को जब धक्का मार के उनको उतारा गया था अफ्रीका की टूर पे, जब जा रहे थे वो एज ए बैरिस्टर के रूप में, तो रात को 11:30 बजे उनके दिमाग में उनके बारे में, अपने बारे में क्या आइडेंटिटी थी? कि मैं तो बैरिस्टर हूं। वो भी ऐसा वैसा नहीं सर, मेरे को गुजरात से टिकट भेज के अफ्रीका किसी ने बुलाया सर। आज अगर किसी लॉयर को कोई अफ्रीका की कंपनी बुलाए, तो वो तो सर 4 उंगली ऊपर चलेगा ना जमीन से आपके गांव में। तो वो लेवल के बंदे थे, लेकिन उस लेवल के बंदे को धक्का मार के उतार दिया कि उसके दिमाग में आइडेंटिटी टूट गई पुरानी वाली, और नई आइडेंटिटी बनी। और नई आइडेंटिटी क्या बनी? फ्रॉम टुडे आई एम फ्रीडम फाइटर। आई एम अ फ्रीडम फाइटर। मैं काले गोरे के भेदभाव के लड़ूंगा, और ये मैं फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले करूंगा। जब उन्होंने वो रोल प्ले किया, तो अपने वैल्यूज मोरल बनाए कि मैं अहिंसा के रास्ते पे चलूंगा। वो करते गए अहिंसा रास्ते के ऊपर, उसका आंदोलन करते गए। अब आंदोलन करने की उनके अंदर एबिलिटी आ गई। ये एबिलिटी इसलिए है क्योंकि अब वो उनकी बिलीफ बन चुकी थी कि मैं ये आंदोलन कर रहा हूं, मेरा रास्ता बिल्कुल सही है। तो जब आपने कोई सही कंपनी पकड़ी है, जब आपने कोई सही सिस्टम पकड़ा है, तो पहले अपनी वो पहचान बनाओ कि मैं सही रास्ते पे हूं। आई एम नेटवर्कर। और लोग नेटवर्क के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोले, सर आई एम अ सक्सेसफुल नेटवर्कर, ये आइडेंटिटी को बनाना पड़ेगा। तो ये आपकी है। तो मैंने भी क्या किया मेरी लाइफ में, जब मैं स्पीकर के रूप में काम करता था, तो हमारी इंडस्ट्री में 4 कैटेगरीज आती है। एक होता है स्पीकर, जो बोलता है, अच्छा लगता है, मजा आता है। फिर आता है ट्रेनर। ट्रेनर क्या करता है? कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स देता है। स्पीकर से के कैटेगरी ऊपर गई। फिर तीसरी कैटेगरी आई कि भी कोच। ट्रेनर ने जो फ्रेमवर्क दिया सर, वो फ्रेमवर्क को एक्चुअली में एक्शन में भी तो लाना पड़ेगा। तो वहां पे रोल प्ले करता है कोच। और फिर उससे ऊपर चौथी आइडेंटिटी आती है, वो है मेंटरशिप, जहां पे पूरा प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाता है कि भी आपका टर्नओवर कितना, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ महीने का हो रहा है, ठीक है, चलो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको लेकर जाते हैं 5 करोड़ महीना पे, 1 करोड़ से 5 करोड़ वाले को 7 करोड़ पे लेके जाते हैं। तो ये हो जाता है मेंटरशिप, जहां पे हैंड होल्डिंग आता है, जहां पे उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग लेकर आते हैं।
तो ये चारों कैटेगरी को मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में प्ले किया, और विथ थ्रू आउट द लाइफ लगभग पिछले 6-7 सालों से मैं एक ही आइडेंटिटी को जी रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द मेंटर। मैं प्रोजेक्ट को चुनता हूं। तो ये आइडेंटिटी हर बंदे को पहले तय करनी पड़ेगी कि मैं कौन हूं। अब जब ये करेंगे उसके अकॉर्डिंग, अच्छा आप अपनी टीम के अपलाइन हो, उसके खाली स्पीकर हो, उसके खाली ट्रेनर हो, उसके खाली कोच हो, या उसके मेंटर हो, चारों में फर्क है। अगर मैं स्पीकर हूं तो मैं जब भी टीम में जाऊंगा मैं ब्ला 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 करके आ जाऊंगा, बोलूंगा टीम मोटिवेट नहीं हो रही है। मैं ट्रेनर हूं तो मैं उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके कुछ फ्रेमवर्क, कुछ सिस्टम, कुछ स्टेप बना के उनको शेयर करूंगा। तो मैं ट्रेनर का रोल प्ले कर रहा हूं अपनी टीम के साथ। फिर जब मेरी टीम को फ्रेमवर्क मैंने दे दिया, लेकिन फ्रेमवर्क देने के बाद भी उसके ऊपर एक्शन में नहीं आ रहे हैं, तो मैं कोचिंग दे रहा हूं सर। और वो कोचिंग के अंदर मैं उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि ये क्यों एक्शन में लेकर नहीं आ रहे। एंड देन फिर मैंने उनमें से कुछ कोर लोगों को चुना, 4 या 5, 10, 15 अपनी कोर टीम को चुना, जिनको मैं 1-on-1 मेंटरिंग दे रहा हूं। उनके साथ मैं 24 घंटे में एक बार बात करता हूं। मैं उनको सजेशन देता हूं कि भी यहाँ पे आपने गलती करी, यहाँ पे आपने अच्छा किया, और जो गलती की उसको कैसे सुधारेंगे उसका सजेशन देते, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो वो हो जाता है मेंटरिंग। तो आप अपनी टीम के लिए क्या है, कोच है, मेंटर है, स्पीकर है, फिर खाली ट्रेनर है, आपको सोचना है। तो वही मैंने अपनी लाइफ में प्ले किया है, और आई थिंक उसी के कारण मैंने समझ में आया कि ट्रेनिंग तो बहुत सारे देते हैं, लेकिन जब आप मेंटरिंग पे आ जाते हैं तो आप रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, और वहीं से आपको बड़ा पैसा भी मिलता है, सामने वाले को बड़ा पैसा मिलता है। विन विन जो मॉडल है वहीं पे काम करता है, जो मेंटरिंग मॉडल पे होता है। बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट चिराग जी। अभी आपकी लाइफ जर्नी पर चलते हैं चिराग जी। अब व्यूअर्स को बताइए, मतलब कैसा रहा आपका सफर? जैसे हम पहले आप बात भी कर रहे थे ना, काफी कठिन था आपका, चलो अब डिटेल में बताओ सर। देखिए सिंपल था। मैं सर छोटा सा बच्चा था, 11वीं 12वीं साइंस में जब पढ़ता था, तो मेरे एक सर हुआ करते थे, प्रकाश पटेल सर करके, मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट, और मुझे मैथ्स बहुत मतलब पसंद था सब्जेक्ट। तो वो सर हर 15 दिन में एक सेशन लेते थे जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड, ना विशाल विश्व करके नाम था उसका, जहाँ पे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सबकॉन्शियस माइंड, एनएलपी, वो सारे टॉपिक्स वो हमारे साथ हर 15 दिन में शेयर करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2003 की। ये सब्जेक्ट था वो टाइम पे मुझे, नॉर्मली ये सब्जेक्ट था। ओके ओके, ये नहीं, ये 15 दिन में एक सेशन वो लेते थे सर। ठीक, ओके, हाँ। सब्जेक्ट पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, लेकिन हर 15 दिन में एक बार वो हमारा 1 घंटे का ये वाला सेशन लेते थे, जो आउट ऑफ बॉक्स हुआ करता था, जो सिलेबस में नहीं होता था। उसने मेरी सोच बनाई, उसने मेरी सोच को बड़ा कर दिया। मुझे एहसास कराया कि भाई मेरा फैमिली उतना बड़ा तो नहीं है कि मैं यहाँ से लग्जरी लेवल के सपने को देख सकता हूँ, तो जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि पापा ने अपने हिसाब से मेहनत किया हमको बड़ा करने में, हमको पढ़ाने में, लेकिन अगर हमें लग्जरी लाइफ पे जाना है तो वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। तो जैसे मेरा 12th खत्म हुआ, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया, और हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा करते थे उस टाइम पे, ठीक है। और लगभग 3-3.5 साल मैंने उसके अंदर काम किया, एक ही कंपनी के साथ काम किया, और 3-3.5 साल में मैं उस कंपनी में पूरे इंडिया का यंगेस्ट अचीवर था, पूरे इंडिया का 3600 उस टाइम पे हमारे फ्रेंचाइजी आउटलेट्स थे, क्योंकि हम लोग न्यू इंडिया इंश्योरेंस का पॉलिसी बेचते थे। तो पॉलिसी का प्रोडक्ट हमारा लीगल था, हमारा कंपनी लीगल था, लेकिन फिर जब IRDA बीच में आया तो उसने कहा कि भी MLM में, नेटवर्क मॉडल में ये प्रोडक्ट को हम अलाउड नहीं करते हैं, तो वहां पे कंपनी हमारा बंद हुआ। और उसी टाइम पे 2008 का टाइम था, 2004 में मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया MLM का लीडर का। 6 मंथ में लगभग 6-7 महीने हुए होंगे मेरे को उस टाइम पे, तब मैंने 51,000 का यामाहा का स्पोर्ट्स बाइक अचीव किया था। उसके बाद फिर मैंने अपने अपलाइन के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कार लिया था, एंड देन फिर मैंने एक नया फ्रेश कार जब लिया ही था, उसके 2-3 महीने में कंपनी बंद हो गया। तो पूरा जो जर्नी में अप्स एंड डाउन्स रहे, और तब पापा ने कहा कि लास्ट ईयर कॉलेज का चल रहा है तो पढ़ाई पे फोकस करो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई, कंपनी चली गई, तो मैंने लास्ट ईयर कॉलेज पे फोकस किया। लेकिन मैं हमेशा आज भी कहता हूं, उसके बाद मैंने आज तक कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया आपको बताऊंगा, बट पॉइंट क्या था, मैं आज भी लोगों को बोलता हूं 3-3.5 साल मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग किया ना, उसी ने मुझे बनाया। क्योंकि जब 2008 में मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद 2009 के अंदर तुरंत मुझे डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया, जो कि बहुत सारे कोच के कोच रह चुके हैं, आज जितने भी इंडिया में बहुत सारे कोच हैं वो कहीं ना कहीं उनके हाथ के नीचे ट्रेन होकर निकले हैं, तो उनकी टीम में मुझे एज ए ट्रेनर के रूप में काम करने का मौका क्यों मिला? क्योंकि मुझे पब्लिक स्पीकिंग आता था, मैंने MLM में सीखा। मुझे टीम को हैंडल करना आता था, क्योंकि मैंने MLM में सीखा।
तो वो सब करना मैंने स्टार्ट किया उनके साथ में। और 2009 के अंदर उनके साथ काम करते करते मैं एज ए ट्रेनर के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए अपनी जर्नी में निकल पड़ा। और मैंने एक डिसीजन लिया था कि जब तक सरकार, गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं देती, तब तक मुझे इंडस्ट्री में वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि कितना भी अच्छा कंपनी होगा सर कभी बंद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा बिलीफ उस टाइम, हालांकि मैं मानता हूं कि अगर मैंने कंटिन्यू जर्नी किया होता तो आज कुछ अलग ही लेवल पे होता, बट ऑल दो एक मेरा बिलीफ बन गया था, क्योंकि पापा ने भी बोला कि इंडिया में लीगल नहीं है तो कभी बंद हो सकता है। तो मैंने क्यों किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, उसके पीछे का कारण क्या था कि डिसीजन बिल्कुल क्लियर था कि जब तक सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन ना ले ठोस कि भी ये इंडस्ट्री लीगल है, तब तक मैंने बोला ये इंडस्ट्री में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इंडस्ट्री ने मुझे बनाया, ये इंडस्ट्री ने मुझे पैदा किया, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, सब कुछ मुझे इसी इंडस्ट्री ने सिखाया, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर अड़िया की टीम में ज्वाइन हो पाया और वहां पे जाके एज अ ट्रेनर के रूप में मैंने काम किया। देन फिर वहां से एक जर्नी अलग ही बना दी मैंने कि 2015 आते आते ऑलरेडी मेरे 12 फिट्स के होर्डिंग्स लगते थे, मेरी खुद की बड़ी इवेंट्स होती थी। सो एस्टैब्लिश ट्रेनर ऑलरेडी मैं हो चुका था एज अ मनी कोच, एज अ वेल्थ कोच। और फिर 2016 में जब गाइडलाइन आई तो मेरा मन किया कि चलो अब ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे मनी सीक्रेट के जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें ऑलमोस्ट मेरे 30-40% ऑडियंस वही लोग आते थे जो नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जुड़े हुए थे। सो दे डिमांडेड कि आप डायरेक्ट सेलिंग में सपोर्ट करते हैं क्या, उस इंडस्ट्री में मनी सीक्रेट के बारे में कुछ ज्ञान देते हैं। एंड देन फिर मैंने बोला हाँ अब मैं रेडी हूं, क्योंकि अब गाइडलाइन आ चुकी है तो मैं रेडी हूं इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट करने के लिए। तो फिर वहां से मैंने डायरेक्ट सेलिंग में भी देना स्टार्ट किया सेशन, और कॉर्पोरेट्स भी मेरे जो चलते थे वो तो चल ही रहे थे। तो दोनों मिला के फिर अब मिक्सअप प्रोग्राम करना स्टार्ट किया मैंने। जी। आपके फादर साहब चिराग जी क्या करते थे? अगर मेरे फादर के फोटोग्राफ्स अगर मैं देखूं पास्ट वाले जो एल्बम खोल के, तो आज मैं जो काम कर रहा हूं अल्टीमेटली बस वैसा ही काम वो करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक कंपनी में मैनेजर थे, जो कि 3-4 हजार लोग वर्कर उनके नीचे काम करते थे, उनको वो ट्रेनिंग्स वगैरह दिया करते थे। लेकिन वो भी सिद्धांत के आधार पे उन्होंने जो नौकरी को छोड़ा था। जब मैं अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब उन्होंने सिद्धांत पे आके नौकरी को छोड़ दिया। बोले जिन वर्करों के लिए मैं लड़ रहा हूं, अगर वो वर्करों के पक्ष में ओनर लोग काम नहीं करेंगे तो ऐसी कंपनी के साथ मुझे काम करना नहीं चाहिए। तो वहां से उन्होंने वो जॉब से रिजाइन कर दिया। देन फिर उन्होंने अपना खुद का दुकान खोला, एंड देन फिर एस्ट्रोलॉजी का काम उन्होंने करना स्टार्ट किया। तो एस्ट्रोलॉजी का काम उनका काफी अच्छे से जम चुका था 2-3 सालों में। तो फिर दुकान वाइंड अप करके वही काम करते करते उन्होंने हमको दोनों भाइयों को बड़ा किया। तो एथिक्स हमको ब्लड में मिले हैं, जिसकी वजह से अच्छा एक मैं और चीज यहाँ पे एथिक्स जब टॉपिक छेड़ी दिया है तो वहां पे एक बात और कहना चाहूंगा। आपको पता होगा बीच में क्रिप्टो का बड़ा टाइम चल रहा, बहुत सारी कंपनीज आई है, बहुत सारी कंपनीज ने है ना रोबोट चलाते, ये चलाते, वो चलाते करके लोगों को लूटने का काम स्टार्ट किया। मैं उस टाइम पे ऑलरेडी कर्जे में था, ट्रेनर के रूप में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका था, फिर भी मैं कर्जे में था, क्योंकि ट्रेनर बनने के लिए, खुद की ब्रांड बनाने के लिए, मैंने कहा ना कि मैंने होर्डिंग्स लगाए, मैंने बड़ी बड़ी इवेंट्स करी, तो पैसा लगता है उसके पीछे, तो ऑलरेडी कर्जे में था। तब मुझे बड़े बड़े ऑफर्स मिले सर, और मैंने सारे ऑफर्स को रिजेक्ट किया, ये बोल के कि मनी सीक्रेट का स्पिरिचुअल मनी साइंस ये बोलता है कि अगर आपकी वजह से किसी के पैसे डूबे तो वो चक्कर घूम के आपको उसका बिल चुकाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो मैं कर्जे में था, मैं ब्याज चुका रहा था, फिर भी मैंने किसी भी ऐसी कंपनी के लिए स्टेज को शेयर नहीं किया जो लोग क्रिप्टो के नाम पे एमएलएम करते थे। क्रिप्टो को मैं इलीगल नहीं बोल रहा सर, लेकिन क्या बिटकॉइन के नाम पे लोग बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो है वो आज एमएलएम चलाते हैं और लोगों को लूटते हैं। सो एथिक्स अगर मजबूत रखते हैं तो डेफिनेटली कभी ना कभी टाइम आता है। तो मेरा वो जो टाइम था, जो बुरे टाइम था, तब भी मैंने एथिक्स को नहीं छोड़ा ना, तो ऊपर वाले ने देखा, नोटिस किया, और जब टाइम आया तो मुझे 1.5 साल में रिवॉर्ड उसका दे दिया और मैं पूरे कर्जे से बाहर निकल पाया। तो ये सारा पापा का जो प्रोग्रामिंग था, पापा का जो ब्लड में मिला था, उसी की वजह से सब कुछ चीजें हो रही है, विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स एंड मदर फादर। बिल्कुल। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला तो मुझे आप बताइए कि आप पढ़ाई में कैसे, ताकि सबको पता चले कि किस तरह थे आपको। पढ़ाई में तो होशियार था सर, पढ़ाई में होशियार था। क्लास में 1 नंबर, पहला नंबर कौन आएगा, दूसरा नंबर कौन आएगा, तीसरा नंबर कौन आएगा, तो जो जंग होती थी ना उसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। तो बचपन से ही पढ़ाई में तो अच्छा ही था, होशियारी था। साइंस मैंने लिया, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स किया, और उसी को करते करते मैंने डायरेक्ट सेलिंग के साथ में काम करना स्टार्ट किया था बीएससी करते करते। जैसे अभी आप जैसे आपने कहा कि आप 2003-4 से करीब है ना, आप मेहनत में लगे हुए हैं ना। हाँ, ज्यादातर हम देखें, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है।
हाँ, तो मैं ये चिराग जी पूछ रहा था कि आप 2003 या 4 से करीब आप मेहनत कर रहे हैं लगातार, है ना? अलग-अलग फील्ड में आपने किया और आज आप ग्रो करे हैं ना इतना। 2003 4 5 बोल रहे, कौन सा साल बोल रहे हैं आप? मैं साल वैसे बोल रहा हूँ आपको कि 2003 से आप लगे हुए हैं मेहनत करने, अगर आप 4 देखें में, इस फील्ड में। 2004 में मैं एमएलएम में जुड़ा, 4 5 6 7 लगभग 3.5 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया, और 8 से मैं कॉलेज कंप्लीट किया, लास्ट ईयर मेरा पूरा किया, और 2009 से मैं डॉक्टर हडिया की सर की टीम में लग गया। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये है चिराग जी, आपको नहीं लगता जो बंदा, हम एथिक की बात कर रहे हैं, एथिक्स की बात कर, जो बंदा एथिकल होता है उसको दिक्कतें ज्यादा आती हैं, ऐसा होता है? मैं आपको बताऊं सर, हाँ। ये काफी हद तक सही भी है, और अगर इसको हमने प्रोग्रामिंग में जाने दिया ना तो नेगेटिव भी हो जाएगा, तो मैं प्रोग्रामिंग में जाने नहीं देना चाहता। ये काफी हद तक सही है, लेकिन प्रोग्रामिंग में जाने देना चाहिए। देखो, दिक्कतें किसको नहीं आती मुझे बताइए? जो एथिकल है उसको भी आती है, जो अनएथिकल है उसको भी दिक्कतें तो आती है। दिक्कतें सबको आती है सर, ठीक है, पर ये चीज है कि वो दिक्कतें इस बात को तय करेगी कि आप कौन से कैरेक्टर के बंदे बनेंगे। दिक्कतें आने के बावजूद भी आपने ऐसा रास्ता नहीं चुना जो अनएथिकल था, तो आपका कैरेक्टर अलग बना। और दिक्कतें आने के बाद आपने परेशानी में थे, फाइनेंशियली परेशानी में थे, क्राइसिस में थे, तब आपने ऐसा रास्ता चुन लिया जो नहीं चुनना चाहिए था किसी भी वजह से। हालांकि आप ये बोल सकते कि मेरी मजबूरी है भाई, मैं तो करूंगा, पर फिर भी आपने नहीं चुना, तो आप एक अलग कैरेक्टर के बंदे बनते हो सर। और आपको बताऊं सर, आपकी डेस्टिनी आपका कैरेक्टर तय करता है। आप किस कैरेक्टर के बंदे बन जाते हो ना, उससे आपका डेस्टिनी तय होता है। और मेरा डेस्टिनी उसी ने शायद तय किया, तो ऊपर वाला देखता है ना सर। मैं हमेशा बोलता हूं, आज अगर आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा ना, तो याद रखिएगा ऊपर जमा हो रहा है सर। वो देगा तो ब्याज के साथ देगा, छप्पर फाड़ के देगा। यूं ही ऐसी कहावतें नहीं बनी है सर, जिन लोगों ने ऐसा जिंदगी में देखा होगा उसी के आधार पे बनी है ना। तो एथिक्स तो आपको रखना पड़ेगा। बेसिकली आपने कहा दिक्कतें की बात, दिक्कतें सभी लोगों को ही आती हैं, 100% सबको मिलेगी सर, हमको मिलेगी। ऐसा कह सकते हैं कि जो एथिक्स पे चलता है ना, उसको थोड़ी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना, ऐसा कह सकते हैं कहने के लिए। वो मन बहलाने की बातें हैं। दिक्कतें सबको आती है सर, पर दिक्कतें के टाइम पे आप क्या करते हो उससे तय होगा कि आपका कैरेक्टर क्या बनेगा। अमेजिंग, बिल्कुल। तो जैसे हम मनी कोच, मनी सीक्रेट की आपकी बात कर रहे थे, जो लोग बहुत ज्यादा बेसिकली मेहनत करते हैं, जहाँ सोचते हैं कि पैसा आ जाए, क्या सोचने से पैसा आ जाता है? मतलब कि लोग कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन करो तो पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ एक्चुअली होता है? वो पहला स्टेप है सर, वो फर्स्ट स्टेप है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में एक बात हमेशा कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले क्या आपने अभी सपनों के बारे में कभी सोचा था? डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले क्या आप, मतलब देखो, काफी सालों से लोग नौकरी करते हैं और सपनों को मार के बैठे होते हैं। कोई डायरेक्ट सेलर आता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर आता है जो बड़े बड़े चेक्स दिखाता है, गाड़ी के फोटोग्राफ्स दिखाता है, अपलाइन के वीडियोस दिखाता है और कहता है देखो ये लाइफ बनेगा। तो ये पहला विचार जो है ना, मरे हुए सपनों को जिंदा करने का पहला विचार, वो आना बड़ा जरूरी है सर। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करेगा। लेकिन वो पहला पड़ाव है, ये पूरा साइंस नहीं है, ये आधा अधूरा साइंस है, लेकिन पहला कदम जरूरी है जो ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने के बाद आपको मिलता है। तो डेफिनेटली आई बिलीव दैट कि मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव सोचना, ये काम करेगा, लेकिन पहला कदम है, ये आधा है, ये 10% है, समझ लो। हाँ, जो पहले आप बात बता रहे थे कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, नहीं आ रहा पैसा, तो फिर कोई ना कोई दिक्कत है। पैसे की तरफ अकेला मैनिफेस्टेशन नहीं करना, सोचना है यार मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरी उतनी अभी वैल्यू नहीं, जो उतनी अभी मैं knowledge आपको नहीं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, आप अगर जंगल में जाते हो और शेर आपके सामने आता है, तो आप क्या करोगे? भागूंगा ही वहां से। भागेंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि आप और शेर के बीच में अगर रेस हो जाए गलती से, तो कौन जीतेगा? अगर हम नॉर्मली मैं सोच तो शेर ही जीतेगा। शेर ही जीतेगा। अच्छा, आपने शेर के साथ कभी पास्ट में कभी रेस लगाई है? नहीं, नहीं कभी लगाई, कभी नहीं लगाई। आपको पहले से पता है कि आपने रेस कभी नहीं लगाई, आपको पहले से पता है कि शेर ही जीतेगा, फिर भी आप जंगल में कॉन्फिडेंस से भागते हो। ये कॉन्फिडेंस आया किधर से? तो कॉन्फिडेंस के दो लेवल होते हैं सर। पहला वो जब आपके पास कुछ नहीं है फिर भी साला कॉन्फिडेंस रखो, ये तय करता है कि आप क्या बनने वाले हो। कुछ भी नहीं है फिर भी, और जब आ जाएगा पैसा, जब सक्सेस आ जाएगी, तब कॉन्फिडेंस सेकंड लेवल का आता है, क्योंकि तब आपके तजुर्बे से बना हुआ कॉन्फिडेंस है। और वो कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि क्या चल रहा है टीम में और क्या नहीं चल रहा, क्या करने से टीम का ग्रोथ होगा, क्या करने से नहीं होगा। ये सब चीजें सेकंड लेवल पे आती है, लेकिन पहले वो कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना शेर के सामने भागने वाला।
क्योंकि जान बचाने की बात है। हाँ, तो फेक इट बिफोर यू मेक इट हम कहते हैं कई बार, फेक इट बिफोर यू मेक इट, है ना। उसको फेक इट की जगह बजाय मैं ये कहना चाहूंगा फेथ इट, विश्वास करें, फेथ इट बिफोर यू मेक इट। तो ये जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बेसिकली एक नेटवर्क मार्केटिंग के क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे आप गाइड भी करते हैं लोगों को चिराग जी, कि बहुत सारी है ना, जैसे मैं भी अभी शुरू किया तो ऐसा रहता ही है हर लीडर के मन में कि कोई ना छूटे, जो भी आ रहा है बस आने दो, बस जहाँ से कोई 2000 का सामान ले ले, कोई 1000 का ले ले, बस मेरा टर्नओवर बढ़ जाए, है ना। लेकिन अगर मैं देखूं वाकई में कोई है ना जो किसी ने तगड़ा बिजनेस खड़ा करना हो, तो एक लीडर वो कैसे फैसला ले कि इसको छोड़ूं या इसको लेके आऊं, इस लीडर को लेके जाऊं या इसको छोड़ दूं, वो कैसे करे कि इसके साथ काम करना है, इसके साथ नहीं करना है। मतलब देखो, आपका सवाल बेसिकली ये है कि सही टीम का चुनाव कैसे करें। ये एक प्रकार से हो गया मुद्दा। देखो, हमारे पास एक लेवल होता है जहां पे भीड़ आती है, मतलब एक स्टेज होता है। जैसे मैं 4 क्वार्टर स्ट्रेटेजी सिखाता हूं, जिसके ऊपर मैं भी किताब भी लिख रहा हूं उसके ऊपर पूरी। तो 4 क्वार्टर स्ट्रेटेजी में पहला क्वार्टर, पहला 3 महीना आपका एक ही काम होना चाहिए, भीड़ इकट्ठा करो। रोज प्लान करो, जो मिले उसको प्लान करो, रास्ते पे प्लान करो, बस में प्लान करो, ट्रेन में प्लान करो, जहां मिले वहां प्लान, प्रोडक्ट की कोई ना कोई बातें करो। भीड़ चाहिए अपने को क्वालिटी नहीं चाहिए, अपने को क्वांटिटी चाहिए। फिर जब क्वांटिटी आ जाती है तब आपके पास 2 चॉइस होती है। क्या आप अब भी वही काम करें कि लोगों को लाते रहे, क्योंकि जोड़ने का पैसा मिलेगा, ठीक है, जोड़ रहे हैं ना, मतलब जोड़ने का पैसा मतलब कि लोग जब जुड़ेंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, है ना, उसका आईडी बनेगा, तो कुछ खरीदेंगे तो बीवी चढ़ेगा तो कुछ पैसा आएगा। लेकिन सर एक बार बंदा जुड़ गया, उसको डेवलप करने का पैसा आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता। ऐसे प्लान नहीं मिलता, बिल्कुल वैसे तो नहीं मिलता ना। लेकिन असली में नेटवर्क मार्केटिंग में वही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो मैं क्या कहता हूं कि अब वहां पे दिक्कत क्या है कि हम सबको ट्रेन करने में लगे पड़े, सबको चेंज करने में लगे पड़े, और हमको पता है कि सब चेंज होगे भी नहीं। जितने लोग जुड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या सब के सब धनवान बन जाते हैं? नहीं। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री ले लो ना, कोई भी इंडस्ट्री में जाने वाला क्या सब हर कोई धनवान बन जाता है? नहीं। हर इंडस्ट्री में 80-90% फेलियर का रेशियो मिनिमम टू मिनिमम है। तो अब क्या करना है? पहला काम आपको करना है, भीड़ इकट्ठा करनी है। फिर सेकंड स्टेज में आपको कोर टीम को चुनना है। तो वो चुनने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया, उसे मैं कहता हूं एसेट लायबिलिटी फॉर्मूला, क्योंकि मनी कोच हूं तो मैं उसी दृष्टिकोण से लोगों को गाइडेंस देता हूं। तो एसेट मतलब कौन? जो आपकी जेब में पैसा लाए, मतलब ऐसा बंदा जिसको आपने सजेशन दिया, जिसको आपने कुछ सिस्टम सिखाया, तो वो फॉलो कर रहा है और फॉलो करके धंधा लेकर आ रहा है, तो आपको कमा कर दे रहा है। तो वो बंदा आपके लिए कौन बन गया? एसेट बन गया। दूसरा होता है लायबिलिटी वाला बंदा, मतलब कि उसको कितना भी कुछ सिखाओ, वो अपनी दिमाग के लगाएगा, और उसके पीछे आप टाइम दे रहे हो, उसके पीछे आप पैसा खर्च कर रहे हो, फील्ड कर रहे हो, पेट्रोल डीजल का, बस भाड़ा का, ऑटो, सब कुछ खर्चा कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, सिखा रहे हो, फिर भी वो आपको उतना पैसा कमा के नहीं दे रहा, तो वो आपकी बन गया लायबिलिटी। अब हम लगे पड़े हैं भाई, इसको तो सुधार के ही रहेंगे, छूट नहीं रहा है हमसे बंदा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक लेवल पे आने के बाद मैं आपको बताऊं, बंदों को छोड़ने की कला सीखो। जोड़ने की तो सीख ली, तभी तो जुड़कर आए लोग। लेकिन जिनको जोड़ा है, हर बंदा डेवलप नहीं होगा। तो सिलेक्शन करो, एसेट लायबिलिटी बनाओ, लिस्ट बनाओ अपना एसेट लायबिलिटी का, ये बंदे मेरे एसेट है, ये लायबिलिटी है। अब जो लायबिलिटी है उन सबको नहीं छोड़ना है, उसमें भी 2 कैटेगरी है। एसेट में 2 कैटेगरी, एसेट में 2 कौन सी? एक वो एसेट जो सेल्फ एसेट है, उसको एक बार हमने बोल दिया, सिखा दिया, अब वो सेल्फ लीडर है, वो खुद ही काम करेगा, खुद ही फील्ड करेगा, खुद ही पैसा कमा के देगा आपको। जरूरत पड़ेगा तभी वो आपको परेशान करेगा, वरना खुद ही सब कुछ लड़ लेगा, प्रॉब्लम भी वही सॉल्व कर लेगा। दूसरी एसेट ऐसी होती है जो एसेट है, लेकिन उसको कुछ कुछ टाइम के बाद आपको थोड़ा बूस्टर डोज देना पड़ेगा, तभी वो आपके लिए काम करेगा। वो है एसेट, वो कमा कर ही दे रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा थोड़ा उसको बीच बीच में मेंटरिंग चाहिए। एक होगा सेल्फ एसेट, दूसरा होगा सपोर्ट वाली एसेट। लेकिन उसी तरीके से लायबिलिटी में 2 कैटेगरी है। एक वो जिसको आपने कुछ कुछ सजेशन दिया और 90 डेज का टाइम लिमिट दे दिया कि भी देख 90 दिन मैं तेरे पीछे फील्ड करूंगा, 90 दिन मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, और तेरे को चैलेंज देता हूं कि तेरे को ये टास्क करने हैं। अगर नहीं किया, रिपोर्टिंग देना पड़ेगा। अगर रिपोर्टिंग में नहीं आया तो टाइम से रिपोर्टिंग नहीं दे रहा मुझे, ये काम नहीं किया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्लियर कट आप एक सेटअप करो।
क्योंकि सर एक लेवल पे पहुंचने के बाद आपका टाइम बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। जो एसेट लीडर है उसको आप टाइम कम देंगे और लायबिलिटी वाले लीडर को टाइम ज्यादा देंगे, तो एसेट वाले के दिमाग में आज नहीं तो कल ईगो आएगा कि भाई अपलाइन का पैसा मेरे से आता है, उसको मेरे पीछे ज्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन दे रहा है उसके पीछे जो उसका पैसा गवा रहा है, तो वो ईगो क्रैश होगा। ये ना हो इसलिए आपको लिमिट सेट करना है। तो एक होगा लिमिट सेट किया और बदल गया, वो लायबिलिटी आपका फ्यूचर में एसेट बन जाएगा। दो लायबिलिटी वाले हैं, लेकिन दोनों को आपको क्या करना, लिमिट सेट करना है। अगर वो 90 दिनों में जो बदल गया वो आपका एसेट में कन्वर्ट होगा, और जो नहीं बदला उसको बोल दो भाई जय श्री कृष्ण, तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते, तुम करते रहो, आईडी लगा। हमारा दिक्कत क्या है, जिसका एक बार आईडी लगाए ना उसको हम हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं, और यही सोच हमको मार देती है कई बार। हर कोई जिंदा नहीं रहेगा, डिपेंड है कि आप उसके साथ किस तरीके से बिहेवियर करते हो। तो लिमिट सेट करो चेंज करने का। 90 दिन का मैं हमेशा बोलता हूं, 90 दिन मेरी सिस्टम में आया, जो बंदा मेरी सिस्टम में है, जिसने मेरे को रिपोर्टिंग दिया, जिसने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो करना है वो करेक्ट किया, तो मेरी सिस्टम में रहेगा। वरना मैं कंपनी को, लीडर को खुद बोल देता हूं, सर अगली ट्रेनिंग के अंदर मेरे साथ ये बंदे को मत बैठा, इसको निकालो सर अपने कोर टीम से, क्योंकि वो लायबिलिटी बन रहा है सर। फिर भी वो प्यार से बोलेगा नहीं सर उसको थोड़ा रखते हैं, तो 90 दिन रखो सर, उससे ऊपर क्यों रखना, लिमिट बांधो ना सर। तो एसेट लायबिलिटी का लिस्ट बनाओ और उसके पीछे लग जाओ, तो आपका टाइम बचेगा और अच्छे प्रोडक्शन में आप काम करेंगे। नहीं बिल्कुल, ये बड़ा पॉइंट है। मतलब बेसिकली जो लीडर का आई थिंक आपने कहा 2-3 साल हो गए, उसको समझ आ गया, उसको एक 90 दिन का सिस्टम बनाना चाहिए, अपना बनाना चाहिए कि मैं इस तरह से काम करूंगा। अगर इस तरह से कोई इस चीज पर खड़ा नहीं उतरता तो उसको जाने दा। सिंपल बात आपकी सही। कई बार हम एक पर्सन पर 7 साल लगा देते, वो काम करता नहीं, हमारा भी टाइम खराब हो रहा और हमारा टाइम खराब हो रहा है। और ऐसे लोग ही सर हमारा टाइम खराब करते, इंडस्ट्री को खराब ऐसे लोग करते हैं सर। अच्छा, यही लोग खुद तो बदले नहीं और बाहर जाके इंडस्ट्री के बारे में बदनामी करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। तो ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट करें। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि सबको छोड़ दो, बट एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। एसेट का लिस्ट बनाओ, लायबिलिटी का लिस्ट बनाओ, एसेट को कितना टाइम देंगे, लायबिलिटी को कितना टाइम देंगे, टाइम बाउंड सेट करो, 90 दिन का टाइम देके इतना काम करना पड़ेगा। अगर वो रिपोर्टिंग सिस्टम में आ जाता है तो वो अपने लिए एसेट है, अगर वो सिस्टम में नहीं आया तो अपने लिए वो लायबिलिटी, उसको छोड़। इसकी जगह अगर कोई नया बंदा है, अगर मैं लेट एग्जांपल कोई पर्सन है, मैं जस्ट पहले सेम नेटवर्कर की बात कर रहा हूँ, 30 दिन का भी बना सकता है कोई, है ना स्केड्यूल। 30 डेज का भी हो सकता है। 30 दिन में देखूंगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं। हाँ राइट, ये बढ़िया रहेगा, एक्चुअली टाइम बचेगा, एक सामने वाले को पता लग जाता है। अगर हम फ्री में दे रहे हैं तो वो वैल्यू कम कर देता है, चलो यार ये तो बैठा ही हुआ मेरे लिए, है ना। 100%। ये बड़ा पॉइंट बताया है, ठीक है। जितने भी नेटवर्कर्स है ना, चिराग जी, ये वाला पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली सही बात आपकी कि 30 दिन का आप एक सिस्टम बना के दो, रखो अपने पास, उसको बता दो पहले दिन ही कि मैं आपको चेक करूंगा 30 दिन कि आप कैसे काम करते हैं। 100%। देखिए मैं कॉर्पोरेट से आता हूं सर, और कॉर्पोरेट्स में मैं समझो 1500 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़ के मालिकों के साथ मैंने काम किया है। तो वहां पे बातें नहीं चलती सर, वहां पे एक्शन चलते हैं, वहां पे रिजल्ट चलते हैं। ठीक है। तो मुझे लोग क्या कहते हैं, बोले चिराग सर आप आए, हमारी टीम को गरबा खिलाओ, डांस कराओ, जो करना कराओ, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो देखेंगे बैलेंस शीट में अगले महीने क्या होगा। अगले महीने कुछ चेंज आया सर तो आप हमारे काम के हैं, वरना जय श्री कृष्ण निकलो। ये कॉर्पोरेट का कल्चर है सर। अच्छा, यही सेम कल्चर डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए, क्योंकि एक लेवल के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आप शुरुआती लेवल पे आप नेटवर्कर है, लेकिन एक लेवल के बाद आप नेटवर्कर नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर है। और एज ए एंटरप्रेन्योर आपको कुछ ठोस डिसीजन लेने पड़ेंगे जो आपके और आपकी टीम के भले के लिए जरूरी। राइट। बिल्कुल। जो भी नया पर्सन आता है, ये यहाँ पर एक और लास्ट क्वेश्चन में, मान लो कोई भी नया बंदा आया, उसको पहले दिन भी हम ये 30 दिन वाला सिस्टम बता दें, उनको बता सकते हैं कि मेरा ये प्रोसेस है जी आगे जाने का। नहीं, पहले दिन मैं ये नहीं करता हूं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि कोई भी नया बंदा अगर आपके साथ जुड़ता है ना, तो उसको 90 दिन के सिस्टम में लेकर आओ। देखो, 90 दिन क्या, आज ही बंदा अपने स्कूल में एडमिशन लेता है और आज ही से पूरा पहाड़ा बाड़ा सब बोलने लगेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। उसको पढ़ाना पड़ेगा, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, सब कुछ बचपन से सिखाना पड़ता है। तो एक बंदा जो आता है, मैं बोलता हूं उस बंदे के साथ 90 दिन का प्रोजेक्ट लो आप। वो 90 दिन के प्रोजेक्ट में आपने जो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया था कि भी 100 लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए, तो क्या उसने बनाया कि नहीं, वो चेक करो। अच्छा, नहीं बनाया तो उसको अगेन उसका माइंडसेट करो कि क्यों बनाना चाहिए। 2-3 बार 4 बार उसके पीछे लगो। अगर वो आपके लिए एसेट बन सकता है तो मैं बोलता हूं 90 दिन के लिए एक ट्रायल पीरियड में उसको लेकर आओ। उसको सपोर्ट दो, बेसिक ट्रेनिंग दो, जूम से सपोर्ट दो। मैं अभी किताब ऑलरेडी अपनी पूरी लिख रहा हूं, उसमें पूरा सिस्टम मैंने बना कर रखा है
क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से आता हूं तो मैं इकोसिस्टम में ज्यादा बिलीव करता हूं। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आपकी टीम आपकी वजह से चल रही है तो कभी भी आपकी टीम टूट सकती है। बहुत खतरनाक लाइन है सर। अगर आपकी टीम आपकी वजह से चल रही है तो आपकी टीम कभी भी टूट सकती है। आपकी टीम सिस्टम की वजह से चलनी चाहिए, आपकी वजह से नहीं। सिस्टम फेल नहीं होगा, आप फेल हो सकते हो, बिल्कुल राइट है। तो यहां पे सिस्टम बनाने के लिए 90 डेज में क्या करना चाहिए? डे 1 पे जब कोई बंदा जुड़ता है उसको अगले 90 दिनों तक हम क्या क्या देंगे? क्या उसके आपके पास उसका मॉड्यूल रेडी है? और अगर नहीं है तो पहले मॉड्यूल पे काम करो। जैसे मैं बोलता हूं वेलकम कोच बनाइए अपनी टीम में एक, जो क्या काम करेगा, हफ्ते में एक बार वेलकम मीटिंग करेगा, जिसका काम ही वेलकम करना लोगों को। वेलकम कोच जिसे मैं कहता हूं। वेलकम कोच को और ज्यादा कुछ ज्ञानबाजी नहीं करनी है, केवल उसको वेलकम करना है। उसको कहना है देखो सर बहुत अच्छी कंपनी है, टेस्टिमोनियल थोड़ा दिखाओ, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल दिखाओ, और उसका ट्रस्ट बिल्डअप करो कि आप सही जगह पे, सही कंपनी में, सही टीम में आए हो। वेलकम टू अवर टीम। फिर उसको बेसिक ट्रेनिंग में आने के लिए इंस्पायर करो। अगर वो वहां पे आता है तो वहां से वो इनविटेशन वगैरह बेसिक सीख के जाएगा। फिर वो सेमिनार में गेस्ट को लेकर आएगा। अच्छा, पहले सेमिनार में जब वो गेस्ट को लेकर आता है, हमें पहले से ही पता होता है कि उसको नेगेटिव एक्सपीरियंस होने वाला है। आपको समझो मैंने आपको ज्वाइन किया और आपको बोला लिस्ट बनाओ, आपने बनाया, आपने इनविटेशन दिया और आपने 10 लोगों को इनविटेशन दिया था सेमिनार में लाने के लिए, और आए 2 लोग, और वो 2 लोग भी नेगेटिव है, जुड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो सर आपका तो मोरल डाउन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो क्या मेरे पास वो सिस्टम है कि मुझे पहले से पता है कि पहले सेमिनार में हमारे साथ जुड़ने वाले बंदे का नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा, तो क्या उसको माइंडसेट कैसे करना मेरे पास सिस्टम है? क्या उसके लिए मेरे पास कोई कोच है, कोई प्लानर है, कोई रेडी है जो उसको मोटिवेशन करेगा? तो 90 दिन तक उसको कुछ भी करके संभालने का कोशिश करो, और 90 दिनों में उसको एक ठोस अमाउंट का इनकम दिलवा दो। 10,000, 20,000, 30,000 कुछ उसको इनकम कराओ पहले 90 दिनों। ये टास्क को लेना है एज अपलाइन। और अगर आपने टास्क लिया और काम कर दिया तो आपको उसी 90 दिन में पता चल जाएगा कि ये बंदा जो मेरे साथ जुड़ा वो लंबी रेस का घोड़ा है या इसको छोड़ना है। अभी मैं आपका समझ गया। हमें सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा प्रोसेस रहेगा। आप अपनी तरफ से देखो कि 90 डेज में ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। राइट। बिल्कुल। तो लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा चिराग जी आपसे कि डुप्लीकेशन का क्या मतलब है आपके अकॉर्डिंग, और डुप्लीकेशन होनी कैसे चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग? बिल्कुल परफेक्ट आपने सवाल पूछा है। जो मैंने अभी अभी आपको बताया ना, सिस्टम की बात करी, वही डुप्लीकेशन का एक्चुअली मतलब है। डुप्लीकेशन का मतलब ये नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वो बंदा करने वाला दूसरा बंदा पैदा हो जाए। मैं डुप्लीकेशन को ये बोलता हूं, मैं जो कर रहा हूं वो दूसरा बंदा करने लायक बन जाए। क्या ऐसा मेरे पास सिस्टम है? अगर है तो डुप्लीकेशन का सिस्टम। डुप्लीकेशन मतलब मैं अच्छा प्लान ले रहा हूं सर, तो अगर मैं आपको अच्छा प्लान लेने वाला बंदा बना तो तुम्हारा डुप्लीकेशन हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन वो मैं बनाऊंगा कैसे? क्या उसका सिस्टम मेरे पास में है? अगर है तो वो डुप्लीकेशन का सिस्टम है। क्योंकि अगर मैं ही आपको तैयार कर सकता हूं तो फिर तो डुप्लीकेशन गया, क्योंकि जब मैं नहीं तो आप मेरे बगैर तो आप रेडी भी नहीं हो पाएंगे। सो डुप्लीकेशन का मतलब है एक ऐसा इकोसिस्टम जो स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर के अकॉर्डिंग लोगों को तैयार करे। अगर वो सिस्टम आपके पास में है तो आप डुप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन अगर वो सिस्टम नहीं है तो आप डुप्लीकेशन पे काम नहीं कर रहे। तो मेरे हिसाब से डुप्लीकेशन का मतलब है एक इकोसिस्टम जो कि आपके बगैर चल सके। दैट इज कॉल्ड द डुप्लीकेशन सिस्टम। बिल्कुल। इसमें और कुछ गहराई में अगर आप पूछना चाहते तो बिंदास पूछ सकते। तो मैं ये जैसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा कैसे होनी चाहिए, वो आपने दे ही दिया कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। उस तरह से मेरे थ्रू नहीं के लिए डुप्लीकेशन होनी चाहिए एज ए अपलाइन, वो सिस्टम के थ्रू होनी चाहिए, है ना? चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ लास्ट में। जैसे गुजराती है ना, आप गुजरात से आते हैं, am I right? हाँ, गुजरात से, अहमदाबाद गुजरात से। जैसे अलग स्टेट, हर एक स्टेट का अलग है। तो जैसे गुजरात में कहा जाता है कि हर कोई बिजनेसमैन है ना, बन जाता है, जब बिजनेसमैन बन जाता है जो है, उसका रीजन क्या है? आपको क्या लगता है? उसका रीजन सिंपल है सर। देखिए, आपको मेरी बातों से समझ में आ चुका होगा मैं क्यों सिस्टम बार बार बोल रहा हूं सर। हमारा फोकस आज के पैसों पे नहीं होता, हमारा फोकस होता है कल परसों आने वाले पैसों के ऊपर। अगर आज के पैसों पे फोकस करेंगे तो आप उतना ही कमा पाएंगे जितना आपने शायद सोचा है, लेकिन कल परसों मुझे क्या मिलेगा ये सोच के अगर आज आप सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं तो उतना पैसे कमाएंगे जो आपकी पीढ़ी को अच्छा बना देगी। तो मैं यहाँ पे अगर सोच की बात बताऊं तो मैं डायरेक्ट सेलर को ये हमेशा ये सजेशन देना चाहता हूं कि पहले 3 महीने आपकी कोई बड़ी इनकम नहीं होने वाली, हाँ या ना?
तो हम क्या सिखाते हैं, हम वो एन ग्राफ सिखाते हैं। एन ग्राफ की पहले 6 महीने मेहनत ज्यादा होती है, फिर मेहनत कम, एफर्ट कम हो जाती है और पैसा बढ़ा आता है, सिखाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है सर, उसको पहले 5 लोगों को जोड़ने के लिए 50 लोगों को समझाने के लिए जाना पड़ा, आया ना। तो 50 लोगों को जाने समझाने के लिए जाने के लिए पेट्रोल का, डीजल का, भाड़े का, जो भी है, नाश्ता पानी का खर्चा हुआ, आने जाने का खर्चा हुआ, टाइम गया 50 लोगों को समझाने का, 50 घंटे का मिनिमम टाइम गया। 50 घंटे नहीं, ज्यादा होगा, 100 घंटे का टाइम जाएगा, क्योंकि आने जाने का सबको जोड़ देंगे तो 100 घंटे का टाइम देने के बाद, इतना टाइम देने के बाद 5 लोग जुड़ते हैं और पैसा आता है 2-3 हजार रुपए, उसको बड़ा छोटा लगता है सर। इसलिए ज्यादातर लोग वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाते, कनेक्शन नहीं बना पाते। हम गुजराती लोग जो है ना, हमारा क्या विजन है, हम ये सोचते हैं कि देखो मेरा नौकरी चल रहा था, वैसे मेरे को बेजार आते थे, ये पार्ट टाइम करने के बाद मेरे को 5 लोग जुड़े, भले 50 लोगों को समझाने के बाद जुड़े, लेकिन आया 2000। तो सर मेरे को 2000 नहीं मिला है, मेरे को मिला 20,000 प्लस 2000, 22,000 मिला। क्यों 22 मिला? क्योंकि ये करने के लिए मैंने नौकरी को थोड़ी छोड़ा है, नौकरी को तो कर रहा था ना मैं। तो मेरे को ज्यादातर लोगों को क्या दिख रहा है, मेरे को इतना टाइम दिया, 2 महीने से पीछे लगा हूं, 5 लोगों का टीम बना, 2000 मिला। सर 2000 नहीं मिला, ये 2 महीने में आपको सैलरी से 20 और 20 40,000 रुपए आए, और प्लस उसके ऊपर आपको 2000 मिले, तो प्लस वाले मिले है ना सर। ये पहले सोच बना। तो हमारा गुजराती लोगों का ये है कि ये सोच है कि जो मिल रहा है ना वो प्लस हो रहा है सर, वो माइनस नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से हम लॉन्ग टर्म टिके रहते हैं और लॉन्ग विजन के साथ चलते हैं, तो काम बन जाता है। बाकी थैंक यू सो मच चिराग जी, आपने मतलब नॉलेज का पूरा मतलब आपने भर दिया। अभी बॉल रखा, आई थिंक ये चीज़ ऑडियंस समझेगी और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अप्लाई भी करेगी। और मैं ऑडियंस को बता दूं कि चिराग जी की कुछ बुक्स हैं, चिराग जी का सॉन्ग भी है बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। वो सारा का सारा आपको सारा का सारा डेटा चिराग जी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पॉडकास्ट यूट्यूब पर तो आ ही रहा है, साथ में स्पॉटिफाई पर भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एप्पल पॉडकास्टर्स पर आप देख सकते हैं, जियो सावन पर देख सकते हैं, अमेजॉन म्यूजिक पर देख सकते हैं। थैंक यू चिराग जी, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आखिरी में 1-2 लाइन खाली कहना चाहूंगा। देखिए बहुत सारे सवाल आपके थे जिसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बता सकते हैं, बट अगर एक लाइन में कहूँ तो मेरा डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करने का एक ही पर्पस है। एज अ मनी कोच मुझे लोग पूछते थे कि भारत में रोजगार की प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, भारत का रुपया हमारा डॉलर के सामने कमजोर है, वो मजबूत कब बनेगा। तो नॉर्मल हम आंसर क्या देते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा देश मजबूत बनेगा। लेकिन फिर मेरे को जवाब गहराई में जाने के बाद समझ में आया कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ने से भी काम नहीं होगा सर, क्योंकि रतन टाटा 10 लाख 11 लाख लोगों को रोजगार देते हैं सर, इतनी बड़ी कंपनी अरबों डॉलर का है लेकिन इतने रोजगार है। रिलायंस 4-5 लाख लोगों को रोजगार देती है। गवर्नमेंट जॉब मिला के, प्राइवेट जॉब मिला के मुश्किल से 4-5 करोड़ के आसपास शायद जॉब रहेगा। आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर डेटा के ऊपर, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें ना तो सबसे ज्यादा नौकरी रिलायंस दे रहा, रतन टाटा दे रहे हैं, तो टाटा ग्रुप दे रहा है, तो 10-12 लाख ही है। तो इतना ज्यादा टर्नओवर होने के बावजूद भी रोजगार की मात्रा बहुत कम है। हाँ, इनडायरेक्ट रोजगार हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ जब इनडायरेक्ट रोजगार, तो इनडायरेक्ट रोजगार तो क्या हो गया सर, सेल्स और मार्केटिंग ही हो गया ना उनकी प्रोडक्ट सर्विस का। बिल्कुल। एक हो गया नौकरी। अच्छा, नौकरी के अलावा जिस तरीके से रोजगार मिल रहा है इनडायरेक्टली सर, वो तो उसी प्रोडक्ट का सेल्स और मार्केटिंग ही तो हो गया ना। तो भारत की 150 करोड़ जनता को 4-5 करोड़ लोगों को ये एंटरप्रेन्योर रोजगार दे पाएंगे। बाकी के रोजगार जो मिलता है वो मिल रहा है सेल्स और मार्केटिंग की वजह से। बिल्कुल। तो उस काम में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपना खुद का बॉस बनाती है। That's why I support डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि यही इंडस्ट्री है जो भारत में मैन टू मैन उसको एम्पावर करती है पैसे कमाने के लिए। और भारत का रुपया कब मजबूत बनेगा? हम वो सिर के हिसाब से इनकम निकालते हैं ना कि सब कितना भारत में पैसा आया डिवाइड बाय भारत की पॉपुलेशन, तो उतना पैसा लोगों के अकाउंट में नहीं आता। वो आएगा कैसे? डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करने से। अगर मैन टू मैन मार्किंग करके मैन टू मैन ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम दुनिया में कोई है तो वो एकमात्र है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसलिए मैं इस सिस्टम को सपोर्ट करता हूं। हालांकि अच्छा कॉर्पोरेट कोच हूं, सेटल हूं, वेल सेटल हूं, फिर भी मैं सपोर्ट कर रहा हूं बिकॉज मुझे ये इंडस्ट्री के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है लोगों की लाइफ में, और वही सुकून देता है सर हमें। थैंक यू चिराग जी, और जितने भी नेटवर्कर्स हैं उनकी तरफ से भी थैंक यू, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी एक्चुअल में देखे तो फीड थोड़ी सी लग गया, लेकिन आप इधर भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को, और तो ये काबिल तारीफ है।
थैंक यू वेरी मच सर। इसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए मैंने 2 गाने बनाए हैं और आज अपना लाइफ का 80% टाइम मैं डायरेक्ट सेलर के लिए दे रहा हूँ। 20% ही कॉर्पोरेट में जाता हूँ, 80% में टाइम डायरेक्ट सेलर को दे रहा हूँ। रीजन एक है कि अगर डायरेक्ट सेलर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश में क्रांति आएगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके वीडियोस बहुत मैंने देखे हैं, आपके और आपके साथ में जो आपके सर हैं, है ना, उनके वीडियोस और यूनिक वीडियोस होते हैं सर आपके। सबसे पहले तो क्योंकि इन्हीं यूनिक वीडियो की वजह से आपने डायरेक्ट सेलिंग को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिया है, तो मुझे काफी अच्छा लगा सर आपका वो एंगल, जो जिस एंगल से आप डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं, और उसी एंगल में कुछ मेरा योगदान देने के लिए मैं पॉडकास्ट में आपके साथ में आया, और आई होप कि मैं वो आपके लिए दे पाया हूं आपके ऑडियंस को। सो थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद।